जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स और फैराडे एवं हेनरी के जो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम थे उनके बारे में। आज हम बेसिकली चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए स्टार्ट करते हैं चुंबकीय फ्लक्स से। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, वैद्युत फ्लक्स क्या होता था। वैद्युत फ्लक्स, अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई तल या कोई सतह रखते थे तो उस सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते थे। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र है जो इस प्रकार समांतर रेखाओं से हमने प्रदर्शित किया, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल, मान लीजिए हम इस प्रकार इसमें एक तल रख देते हैं, तो जब हम इस प्रकार एक लंबवत तल रखेंगे तो होगा क्या, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये बल रेखाएं इस तल से होकर गुजरेंगी। तो किसी भी तल से गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है, इन्हीं संख्या को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। सिंपली किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए जो बल रेखाएं इससे गुजरेंगी लंबवत रखे तल से, उसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और फ्लक्स को हम प्रदर्शित करते हैं φb से। लेकिन इस स्थिति में अगर बात करी जाए तो यहां पर जो फ्लक्स है यानी कि जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं आपकी होती हैं काल्पनिक। तो अब हम बल रेखाओं की गणना कैसे करेंगे, तो यहां पर यह समस्या आती है। तो अब गणनाओं की अगर हम बात करें तो हम एक इसमें तरकीब यूज करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं कि मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसका क्षेत्रफल है ए। तो अगर हम फ्लक्स की बात करें तो अगर हम एक एक करके, अगर यहां पर यह बात की जाए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको प्रबल कर दिया जाता है, प्रबल कर दिया जाएगा तो मतलब क्या होगा, ये बल रेखाएं पास पास आ जाएंगी। बल रेखाएं पास पास आ जाएंगी मतलब इतने से ही एरिया से ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी। और जब इतने से ही एरिया से ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी तो उस स्थिति में होगा क्या कि हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, हम चुंबकीय क्षेत्र तो इतना रहने देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इस तल का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। मान लीजिए इस प्रकार हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया। जब हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तल का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा बल रेखाएं उतनी ही अधिक उससे गुजरेंगी। क्षेत्रफल कम कर देंगे तो बल रेखाएं कम हो जाएंगी। इस स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो तल के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा, ये तल इस प्रकार रखा था, अगर हम इसी तल को इस प्रकार ना लेके हम कुछ इस प्रकार ले लेते, मान लीजिए एक तल है, एक तल इसमें कुछ इस प्रकार रखा हुआ है, मान लीजिए ये तल है, ये इस प्रकार रखा हुआ है। ठीक है, ये हल्का सा ऐसा रखा है। अभी 1 2 3 4 बल रेखाएं गुजर रही हैं। इसके अलावा अगर हम क्या करें, हम इसी तल को घुमा दें, इसी तल को घुमा दें। अगर हम इस तल को घुमा देते हैं तो घुमाने पे क्या होगा, देखो बल रेखाओं की स्थिति बदल जाएगी। मान लीजिए हम घुमा के ऐसा रख देते हैं, ऐसा रख दिया हमने इसको घुमा के, अभी ऐसा रखा था, घुमा के हमने ऐसा कर दिया। तो जब हम इसको घुमा देंगे तो घुमाने की स्थिति में क्या होगा कि इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं उन बल रेखाओं की संख्या बदल जाएगी, या यूं कहें कि बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। तो होता क्या है कि इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं वो एक कारक पर और निर्भर करती हैं, वो होता है, अगर हम उसकी बात करें, वो होता है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। ये निर्भर करती है कॉस थीटा पर। यहां पे अगर हम बात करें तो थीटा क्या है, थीटा बी वेक्टर
व ए वेक्टर के बीच कोण, के बीच कोण। क्लियर? तो इनके बीच का कोण है। अगर हम इन तीनों को मर्ज कर लें तो इन तीनों को मर्ज करने पे हमको क्या एक मिलता है समीकरण, यहाँ पे मिलेगा हमको फाई बी इज इक्वल मिल जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा। वैसे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में उस नियतांक का मान 1 हो जाता है और उस स्थिति में ये आपका हो जाता है फाई बी इज इक्वल बी इंटू ए कॉस थीटा। क्लियर? बी इंटू ए कॉस थीटा हो गया। अब इस स्थिति में देखो, ये बी इंटू ए कॉस थीटा हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहें सदिश रूप में, तो इसके लिए फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, जो फाई बी है आपका, फाई बी है। अब देखो बी और ए दोनों सदिश राशियां हैं, तो दोनों सदिश राशियां होने का मतलब फाई बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां पर जब हम फाई बी की बात करते हैं तो ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है, क्योंकि यहां पर अदिश गुणन लग रहा है, ये एक अदिश राशि है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। मात्रक इसका होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर इसी मात्रक को बोला जाता है वेबर। क्लियर? तो अब इस प्रकार अगर हम देखें तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे तल से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है, उस संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। क्लियर? चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है v इंटू ए कॉस थीटा, इसी को लिखते हैं हम b वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अदिश राशि है, इसका मात्रक टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या इसी को वेबर भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हो कि जो फाई बी है वो आपका समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के इक्वल भी लिखा जा सकता है, अगर हम इसको किसी समाकलन के फॉर्म में लिखें तो। वैसे तो फ्लक्स आपकी अदिश राशि है, लेकिन फ्लक्स दो प्रकार का होता है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। अगर किसी तल से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं तो उस तल से गुजरने वाले फ्लक्स को धनात्मक लिया जाता है। और अगर किसी तल से, मान लीजिए ये एक तल दिया है, अगर बल रेखाएं कैसी दिखाई जा रही हैं, बल रेखाएं इससे बाहर निकल रही हैं, तो यहाँ पे कैसा होगा, फ्लक्स जो होगा आपका वो पॉजिटिव होगा, फाई जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई तल है और बल रेखाएं इस तल के अंदर जाती हुई आपको दिखाई जा रही हैं, तो जो इस स्थिति में जो आपका फ्लक्स होगा वो आपका निगेटिव होगा। क्लियर? यानी कि तल से बाहर आने वाली बल रेखाओं की स्थिति में फ्लक्स धनात्मक और अंदर जाने की स्थिति में फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ठीक? अब यहां पर देखिए, ये तो थी वैद्युत फ्लक्स की बात, क्योंकि हमको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ प्रयोग किए गए हेनरी और फैराडे के द्वारा। हम एक एक करके उन्हीं प्रयोगों के बारे में समझते हैं। पहला प्रयोग देखिए, पहला प्रयोग दिया है कि जब कुंडली कैसी हो, कुंडली एवं एक चुंबक द्वारा, चलित कुंडली एवं चुंबक द्वारा, यानी कि हम एक चुंबक ले लेते हैं और एक चलित कुंडली लेते हैं। चलित कुंडली का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक चुंबक है, और अगर हम चुंबक के लिए बात करें, मान लीजिए ये एक चुंबक है, अभी हम चुंबक की बात करते हैं, और यहां पर ये एक चुंबक है, ठीक है। इस चुंबक में दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ये मान लीजिए इस प्रकार, पीछे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, उत्तरी ध्रुव है, आगे वाला हिस्सा आपका दक्षिणी ध्रुव है, साउथ। हम करते क्या है, हमारे पास एक कुंडली है, हमने इस प्रकार एक कुंडली ली हुई है, क्लियर, और इस कुंडली को हमने एक परिपथ से जोड़ा हुआ है। कुंडली को एक इस प्रकार से हमने एक कुंडली बनाई हुई है, और इस कुंडली को हमने एक परिपथ से जोड़ रखा है। मान लीजिए ये कुंडली है, इसको एक परिपथ से जोड़ के हमने रखा है, और यहाँ पे मान लीजिए हमने एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया यहाँ पे। अब इसमें देखिए स्थिति क्या बनती है, अगर हम इस चुंबक को
इस कुंडली के पास लाते हैं या इस कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो चुंबक को पास लाने या दूर ले जाने पर हमें यह दिखाई देता है कि इस कुंडली से लगा हुआ ये जो बल्ब है, ये बल्ब जलने लगता है। ठीक है, हम उत्तरी ध्रुव को पास लाते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है, हम दक्षिणी ध्रुव को पास लाते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है, हम दूर ले जाते हैं तो बल्ब जलने लगता है। यह हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेते हैं, अलग तरीके से देखते हैं। मान लीजिए ये एक कुंडली है और इस कुंडली की जब आप बात करते हो, क्लियर, मान लीजिए यहां पे एक कुंडली हम ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, सॉरी, ये ओके, ठीक है। अब देखिए पूरा प्रयोग समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कुंडली है और आप इस प्रकार कुंडली है, कुंडली के एक सिरे से आप क्या करते हो, एक परिपथ बना के इसे एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हो। ठीक है, यहां पे आपने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में यहां पे लगा देंगे। अब देखिए गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पे एक चुंबक रखते हैं। जब हम यहाँ पे चुंबक रखते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होता। लेकिन जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इसके पास लेके आते हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम इसके पास लेके आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कुंडली है, इस कुंडली से लगा ये जो गैल्वेनोमीटर था, ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसमें विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। विक्षेपण उत्पन्न होने का मतलब है कि जैसे ही हम इसको पास लेके आएंगे तो क्या होगा, इसमें एक विक्षेपण उत्पन्न हो जाएगा। और विक्षेपण के कारण, क्योंकि हम उत्तरी ध्रुव पास लेके आ रहे हैं, तो इसमें जो धारा होगी जो उत्पन्न होगी, हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि हमको कारक मालूम नहीं है क्या, हम इस चुंबक को जैसे ही पास लेके आएंगे तो पास लाने पर क्या होगा, इसका जो गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर जिसको हम धारामापी बोलते हैं, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। हम इस उत्तरी ध्रुव को दूर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं तो भी हम देखते हैं कि इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। हम इसको घुमाते हैं, अब की बार हम इसकी तरफ दक्षिणी ध्रुव रखते हैं। जब हम इसकी तरफ दक्षिणी ध्रुव रखते हैं, फिर से इसको पास लेके आते हैं तो भी हम देखते हैं कि इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। हम इसको दूर ले जाते हैं तो भी इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो फैराडे और हेनरी ने जब इस प्रकार प्रयोग किया तो उन्होंने क्या देखा कि जब किसी कुंडली के पास कोई चुंबक लाई जाती है या उससे दूर ले जाई जाती है, तो उस कुंडली में लगे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे हमें यह मालूम पड़ता है कि अगर कुंडली और चुंबक के बीच अगर कोई गति होती है, सापेक्ष गति अगर कराई जाए कुंडली और चुंबक के मध्य, तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण उसमें लगी कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस प्रयोग के आधार पर वो संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने प्रयोग को बदला। उन्होंने प्रयोग किया दो चलित कुंडलियों के आधार पे। उन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली, इस कुंडली में एक धारामापी लगा दी, परिपथ बनाया, और इस कुंडली में एक धारामापी लगा दी। यहाँ पे धारामापी लगाने के बाद इस कुंडली के समीप उन्होंने एक दूसरी कुंडली रखी और दूसरी कुंडली का भी परिपथ बनाया। लेकिन इस कुंडली में क्या किया, इस कुंडली के परिपथ में उन्होंने एक सेल या बैटरी लगा दी। सेल या बैटरी लगाने के बाद जब उन्होंने इस कुंडली में धारा प्रवाहित करी, तो अब एक बात समझिए, जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो ये कुंडली क्या करेगी, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी या एक चुंबक की तरह कार्य करेगी। इसके बाद इस कुंडली को दूसरी कुंडली के पास लाए या इससे दूर ले गए, दोनों ही स्थितियों में उन्होंने क्या देखा कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, उसके बाद दोनों कुंडलियों को अगर एक दूसरे के पास लाया जाए या दूर ले जाया जाए तो दोनों ही स्थितियों में इसमें लगे धारामापी में भी विक्षेप उत्पन्न होता है। अर्थात अगर दो कुंडलियों के बीच सापेक्ष गति होगी तो भी उन एक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे में अगर धारामापी लगा है, तो जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने के बाद आप सापेक्ष गति कराओगे तो दूसरी कुंडली में लगे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि इस स्थिति में भी दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है। परंतु इस प्रयोग के आधार पर भी वो संतुष्ट नहीं हुए।
तो उन्होंने एक प्रयोग और किया। तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि दोनों कुंडलियों को लिया और दोनों कुंडलियों का जो परिपथ था ठीक उसी प्रकार बनाया कि एक कुंडली में धारामापी लगा दी और दूसरी कुंडली में क्या लगाया, दूसरी कुंडली को लगा दिया सेल या बैटरी के साथ। ठीक, सेल या बैटरी के साथ दूसरी कुंडली। और जब दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित करी तो उन्होंने क्या देखा, अभी देखो इन दोनों में कोई भी गति नहीं हो रही है, लेकिन जब वो दूसरी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को बार बार ऑन ऑफ करने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि इस कुंडली में लगे जो धारा मापी है उसमें भी अल्प समय के लिए विक्षेप उत्पन्न होता है। यानी कि जब अचानक से पहली वाली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को बंद कर दिया जाता है, चालू किया जाता है, तो एक बहुत कम समय के लिए जब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा चालू या बंद होती है तो बहुत एक कम समय के लिए दूसरी कुंडली में लगे धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। इन तीनों ही प्रयोगों के आधार पर फैराडे और हेनरी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी भी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, अब देखो तीनों ही स्थितियों में देखो, चाहे हम इसमें बात करें तो इसमें क्या था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं थी वो इससे गुजर रही थी इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं इसकी गुजर रही होंगी। अब देखिए जब इस कुंडली को आप पास लाओगे तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, या दूर ले जाओगे तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जिसको हम फ्लक्स कह रहे हैं, पास या दूर ले जाने पर इस कुंडली से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो परिवर्तित होगा। दूसरी स्थिति में देखते हैं तो अब देखो दूसरी स्थिति में भी यही, क्योंकि ये क्या कर रही है, चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है, तो ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, इसकी भी जो बल रेखाएं होंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी, ठीक है। तो ये भी क्या करेगी, जब इसको आप पास या दूर ले जाओगे तो दूसरी कुंडली से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होंगी उनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, इस प्रकार इसकी भी बल रेखाएं इससे गुजर रही हैं, ठीक है। तो होगा क्या दोनों ही स्थितियों में। तीसरी स्थिति में बात करें, तीसरी स्थिति में क्या है कि अभी इसकी बल रेखाएं मान लीजिए इससे गुजर रही हैं इस प्रकार, लेकिन हम इसको अचानक से ऑफ कर देते हैं तो ये बल रेखाएं कैसी होती हैं, शून्य, फिर ऑन करते हैं फिर नंबर बढ़ जाता है, फिर ऑफ करते हैं फिर शून्य हो जाती है, फिर ऑन करते हैं फिर नंबर बढ़ जाता है। तो तीनों ही प्रयोगों से ये एक निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स या किसी चालक से गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उस चालक में एक वैद्युत धारा या एक वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को फैराडे ने नाम दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अर्थात जब किसी कुंडली से या किसी चालक से गुजरने वाला या उससे बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है या एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ये तीनों अनुप्रयोग जो थे हेनरी और फैराडे के, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करने के लिए ही किए थे या उसका पता लगाने के लिए किए गए थे। क्लियर। बाद में जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का निष्कर्ष निकल आया, इसके बाद फैराडे ने इन्हीं प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम भी दिए, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।